हेलो दोस्तों, नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबर बिना देरी के बताएंगे, जहां सबसे पहले बताएंगे इंडिया आउट का नारा लगाने वाले मालदीव के मुइज़ू की अब अक्ल आई ठिकाने, वेलकम इंडिया करने अपने मंत्री को भेज दिया भारत। बताएंगे दोस्तों अब क्या वाकई में चीन को छोड़ भारत के पाले में आएगा मालदीव, क्या पलटी मारने को तैयार है मुइज़ू, बताएंगे बड़ी जानकारी दोस्तों। तो वहीं बताएंगे जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान ने उतार दी ये घातक फोर्स, घात लगा कर रही है अटैक, अब भारत देगा करारा जवाब। तो वहीं क्वाड देशों का चीन पाकिस्तान पर बहुत बड़ा फैसला, एक को आतंक तो दूसरे को समुद्री दखल पर लगाम लगाने का मैसेज अपना भारत भी सीना ताने खड़ा है दोस्तों। तो वहीं बताएंगे भारतीय नौसेना का यूक्रेन से आखिर कैसा ये कनेक्शन, मोदी जी भी जेलेंस्की से मिलने को हुए मजबूर, क्या है कारण, एक से एक बड़ी खबर बताएंगे लव जिहाद के साथ नाबालिग और SC/ST के धर्म परिवर्तन पर योगी सरकार का सबसे बड़ा फैसला, सारी जानकारियां बताएंगे। बस आप वीडियो के अंत तक बने रहेगा और खबरों में आगे बढ़ने से पहले अपने देश भारत का पुरजोर समर्थन करते हैं तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कह दीजिएगा। बात करें पहली बड़ी खबर की, जहां इंडिया आउट का नारा लगाने वाले मालदीव के मुइज़ू की अक्ल आई ठिकाने, वेलकम इंडिया करने अपने मंत्री को भेजा भारत। दोस्तों पर्यटकों की गिरती संख्या के बीच मालदीव के पर्यटन मंत्री इब्राहिम फैजल सोमवार 29 जुलाई को 6 दिवसीय यात्रा पर नई दिल्ली पहुंच रहे हैं। इस दौरान वे मालदीव में अधिक से अधिक भारतीय पर्यटकों को आकर्षित करने की दिशा में काम करेंगे। सोमवार को मालदीव से रवाना होने से पहले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ट्वीट करके दौरे की जानकारी दी। उन्होंने लिखा कि दिल्ली में वेलकम इंडिया रोड शो 2024 में अपने पहले पड़ाव के लिए रवाना होते हुए जहां मालदीव को दिखाने के लिए उत्साहित हूं। पिछले साल तक मालदीव जाने वाले पर्यटकों में सबसे बड़ी संख्या भारतीयों की थी, लेकिन पिछले 6 महीने में इसमें तेजी से कमी आई है। इस बीच चीन आगे निकलकर मालदीव का सबसे बड़ा पर्यटन बाजार बन गया है। जी हाँ, तो वहीं बता दें मालदीव के भारत विरोधी रुख के बावजूद भारत अपनी पड़ोसी पहले नीति पर कायम रहा और मोहम्मद मुइज़ू सरकार द्वारा नई दिल्ली से बजटीय सहायता प्राप्त करने के लिए विशेष अनुरोध किए जाने के बाद मालदीव को $50 मिलियन का ऋण देने पर सहमत हो गया। रोल ओवर से द्वीप राष्ट्र के ऋण चुकौती कार्यक्रम में अस्थायी रूप से आसानी हुई है, जो 2026 में बढ़कर $1.07 बिलियन से अधिक हो जाएगा। ऐसे में अब ये माना जा रहा है कि जिस प्रकार से चीन मुइज़ू को भाव तक नहीं दे रहे, वैसे में चीन को छोड़कर भारत के पाले में आज नहीं तो कल जरूर आएगा मालदीव और पलटी मारने को आज और अभी इसी पल है तैयार मुइज़ू। जी हाँ दोस्तों, तो वहीं आपको बता दें जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान ने उतार दी है घातक फोर्स, घात लगाकर कर रही अटैक, अब भारत देगा अपना करारा जवाब। दोस्तों जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले बढ़े हैं, इसी बीच पाकिस्तान की नई आतंकी साजिश एक्सपोज हो गई। जी हाँ, खुलासा हुआ है कि जम्मू कश्मीर में हाल ही में हुए आतंकवादी हमलों के पीछे आदिल रहमानी का हाथ है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि पाकिस्तानी सेना के SSG कमांडो का GOC आदिल रहमानी ही आतंक का नया बॉस बन गया है। जानकारी के मुताबिक आदिल रहमानी ने पाकिस्तान में 600 SSG कमांडो को भारत पर हमला करने के लिए ट्रेंड किया है। इनमें से कई पाकिस्तानी कमांडो आतंकियों के साथ भारत में प्रवेश भी कर चुके हैं। दोस्तों इन कमांडो को पाकिस्तानी सेना में SSG का लेफ्टिनेंट कर्नल शाहिद सलीम लीड कर रहा है। 27 जुलाई को कुपवाड़ा के माशिल सेक्टर में पाकिस्तान की बॉर्डर एक्शन टीम यानी कि BAT ने जिस तरह से हमला किया, उससे इसी बात की तस्दीक होती है कि पाकिस्तानी सेना जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमलों में डायरेक्ट तरीके से शामिल है, यानी सीधे तौर पर शामिल है। जी हाँ, हाल ही में जम्मू कश्मीर में आतंकी हमलों में वृद्धि के साथ जम्मू कश्मीर पुलिस के पूर्व DGP SP वैद ने एक खुलासा किया है। उन्होंने दावा किया है कि पाकिस्तान सेना के 600 से अधिक SSG कमांडो को चिन्हित किया गया है, जबकि उनमें से कुछ पहले ही जम्मू कश्मीर में घुसपैठ कर चुके हैं और आतंकी हमले कर रहे हैं। जी हाँ, ऐसे में अपना भारत करारा जवाब देने के लिए तैयार खड़ा है, लेकिन वो जवाब कब देगा इस चीज की अभी तक कोई पुष्टि नहीं हो पाई है। लेकिन दोस्तों जिस प्रकार से आतंकी हमले में पाकिस्तानी सेना शामिल है, ये कहीं ना कहीं डायरेक्ट चैलेंज है अपने भारत को पाकिस्तान की ओर से। ऐसे में भारत को जवाब देना तो बनता है। अगर आप भी मानते हैं कि भारत को किसी भी कीमत पर इस पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए, घर में घुसकर जवाब देना चाहिए, तो कमेंट में अपनी राय के साथ साथ वीडियो को अंत में शेयर भी कर दीजिएगा और सामने लाइक का बटन है, जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है बटन दबा दीजिए। तो वहीं अगली खबर बता दें, क्वाड देशों का चीन पाकिस्तान पर फैसला, एक को आतंक तो दूसरे को समुद्री दखल पर लगाम लगाने का मैसेज। जी हां, क्वाड समूह ने सोमवार को लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद और उनके छंद संगठनों सहित संयुक्त राष्ट्र की लिस्ट में शामिल सभी आतंकवादी समूहों के खिलाफ ठोस कार्रवाई का आह्वान किया। क्वाड ने परोक्ष रूप से पाकिस्तान का संदर्भ देते हुए सभी देशों से आग्रह किया है कि वे अपने क्षेत्र का आतंकवादी उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल होने से रोकने के लिए तत्काल, निरंतर और अपरिवर्तनीय कार्रवाई करें। 4 देशों के समूह
प्रमुख क्वाड के विदेश मंत्रियों की बैठक के बाद जारी एक संयुक्त बयान में क्वाड मंत्रियों ने सीमा पार आतंकवाद सहित आतंकवाद और हिंसक चरमपंथ के सभी रूपों की स्पष्ट रूप से निंदा की। क्वाड में भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं। बयान में कहा गया कि हम 26 नवंबर 2008 को मुंबई में हुए हमलों और पठानकोट हमलों सहित अन्य आतंकवादी हमलों की फिर से निंदा करते हैं और इन हमलों को अंजाम देने वालों को बिना देरी के न्याय के कटघरे में लाने का आह्वान करते हैं। मंत्रियों ने आतंकवादियों और आतंकवादी संगठनों द्वारा मानव रहित हवाई यान, ड्रोन, सुरंगों और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकियों के इस्तेमाल की निंदा की। दोस्तों तो वहीं बता दें, भारतीय नौसेना का यूक्रेन से आखिर कैसा कनेक्शन? मोदी जी भी जेलेंस्की से मिलने को हुए मजबूर, क्या रहा कारण? दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी रूस के बाद अगस्त के अंत में यूक्रेन की यात्रा करेंगे। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया, भारत के लिए रूस और यूक्रेन दोनों ही महत्वपूर्ण रक्षा उपकरणों के स्रोत हैं। ऐसे में भारत को दोनों देशों के साथ संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता है। हालांकि भारत के लिए यूक्रेन से ज्यादा महत्वपूर्ण देश रशिया है और यही कारण है कि भारत ने खुलकर रूस की आलोचना नहीं की और अपने संबंधों को भी कमतर नहीं किया है। जब दुनिया इस बात को लेकर परेशान है कि क्या भारत रूस और यूक्रेन के बीच लंबे समय से जारी युद्ध में शांति स्थापित कर सकता है, ऐसे में भारत को यह भी सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि उसके प्रमुख सोवियत मूल के प्लेटफार्मों के लिए स्पेयर पार्ट्स की आपूर्ति निरंतर जारी रहे। जी हाँ, भारतीय नौसेना के लिए बनाए जा रहे युद्धपोतों के लिए गैस टरबाइन इंजन यूक्रेन से आयात किए जाने थे। इन दोनों इंजनों को 2 तलवार क्लास के फ्रिगेट में लगाए जाने हैं। इंजन मिलने में हो रही देरी के कारण फ्रिगेट का निर्माण कार्य रुका हुआ है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में माना जा रहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी जी के यूक्रेन दौरे पर जाने के बाद इन कार्यों को फिर से शुरू किया जा सके और साथ ही साथ बता दें, यूक्रेन से भारत को युद्धपोतों के इंजन भी मिलने वाले हैं। ऐसे में भारतीय नौसेना को यूक्रेन की काफी ज्यादा आवश्यकता है और यूं ही नहीं, पीएम मोदी जी यूक्रेन के दौरे पर जाने वाले हैं। जी हाँ, तो वहीं बता दें, पाकिस्तान लगा रहा बातचीत की गुहार, भारत नहीं तैयार, क्या है कारण? कूटनीति, क्रिकेट, ट्रेड के जरिए भारत से बातचीत करने की कर रहा है शुरुआत। बताते भारत और पाकिस्तान के बीच कूटनीतिक जुड़ाव की संभावनाएं धूमिल बनी हुई है। अक्टूबर में इस्लामाबाद में आयोजित होने वाले बहुपक्षीय शिखर सम्मेलन से पाकिस्तान और भारत के बीच बर्फ पिघलने की कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि दोनों पक्षों के बीच कूटनीतिक गतिरोध जारी है। इसे दोनों पक्षों ने दूर करने की कोशिश नहीं की है। पाकिस्तान की वरिष्ठ राजनयिक और अमेरिका, ब्रिटेन, संयुक्त राष्ट्र में राजदूत रह चुकी मलिहा लोधी ने एक ओपिनियन में लिखा है कि शंघाई सहयोग संगठन के रोटेशनल अध्यक्ष के रूप में पाकिस्तान लगभग 3 महीने के समय में सरकार के प्रमुखों के शिखर सम्मेलन का आयोजन करेगा। 7 सदस्यीय क्षेत्रीय समूह के हिस्से के रूप में भारत को निश्चित रूप से आमंत्रित किया गया है। हालांकि यह कहना जल्दबाजी होगी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इसमें भाग लेंगे या नहीं, लेकिन अब तक के संकेत इस बात की संभावना कम ही है। ऐसा कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ है जो ये सुझाव दे कि दोनों पक्ष इसे द्विपक्षीय जुड़ाव के अवसर के रूप में देखते हैं। दोस्तों, मलिहा ने आगे लिखा कि खेल हमेशा ये आकलन करने के लिए एक उपयोगी बैरोमीटर होता है कि क्या कूटनीतिक संबंध मधुर होने वाले हैं, क्योंकि ये स्थिति में नरमी को दर्शाता है और तनाव कम करने का मार्ग प्रशस्त करता है। लेकिन ये मोर्चा भी आशावाद के लिए बहुत कम आधार प्रदान करता है। हालांकि क्रिकेट कूटनीति ने अतीत में दोनों देशों को करीब लाने में अहम भूमिका निभाई है, लेकिन अब ऐसा नहीं है। पाकिस्तान को फरवरी और मार्च 2025 के बीच आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी करनी है। भारतीय मीडिया पहले से ही आधिकारिक सूत्रों का हवाला देते हुए रिपोर्ट कर रहा है कि दोनों पड़ोसियों के बीच तनावपूर्ण संबंधों के कारण भारतीय क्रिकेट टीम पाकिस्तान की यात्रा नहीं करेगी। तो दोस्तों, यहाँ पाकिस्तानी सेनाओं को आतंकवादी बनाकर भारत में घुसपैठ करवा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर भारत के साथ रिश्ते भी स्थापित करने की पाकिस्तान वकालत कर रहा है। आखिर अगर आप भी मानते हैं कि दो चीजें एक साथ नहीं चल सकती तो अपनी राय अवश्य दीजिएगा, लेकिन पहले पाकिस्तान को जवाब जरूर मिलना चाहिए। तो वहीं बता दें, अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव को लेकर खबर, कमला हैरिस के समर्थन में खुलकर सामने आए भारत में जन्मे चर्चित लेखक सलमान रुश्दी। बता दें, मुंबई में जन्मे लेखक सलमान रुश्दी ने अमेरिका के राष्ट्रपति पद के चुनाव में डेमोक्रेटिक उम्मीदवार कमला हैरिस का समर्थन करते हुए कहा है कि उपराष्ट्रपति हैरिस ही वो व्यक्ति है जो पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को देश को सत्तावाद की ओर ले जाने से रोक सकती है। रुश्दी ने रविवार को एक डिजिटल कार्यक्रम साउथ एशियन मैन फॉर हैरिस के दौरान अमेरिकी उपराष्ट्रपति हैरिस के प्रति अपना समर्थन जताया। इस कार्यक्रम में सांसदों, लेखकों, नीति विशेषज्ञों, उद्यमियों और प्रवासी संगठनों सहित भारतीय अमेरिकी समुदाय की कई प्रमुख हस्तियां शामिल हुई। रुश्दी ने कहा, ये एक महत्वपूर्ण क्षण है। मैं मुंबई का लड़का हूं और एक भारतीय महिला को व्हाइट हाउस के लिए चुनाव लड़ते देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसे में दोस्तों, कमेंट में इस बात का जवाब जरूर दीजिएगा, इस सवाल का जवाब कि क्या भारतीय मूल की कमला हैरिस जीतनी चाहिए अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव या फिर डोनाल्ड ट्रंप। देखते हैं क्या कहते हैं भारत की जनता इस सवाल पर। तो वहीं आपको बता दें, नेतन्याहू का अंत हिटलर जैसा होगा। बता दें, खलीफा एर्दोगन के
बाद अब तुर्की के विदेश मंत्रालय ने उगला जहर। जी हां, तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगन की धमकी के बाद अब विदेश मंत्रालय ने इजराइल के खिलाफ जहर उगला है। सोमवार को तुर्की के विदेश मंत्रालय ने खलीफा एर्दोगन से भी एक कदम आगे बढ़कर इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की तुलना सबसे बड़े हत्यारे एडोल्फ हिटलर से कर दी। तुर्की के विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि जिस तरह हिटलर जिसने नरसंहार किया था उसका अंत हुआ, उसी तरह नेतन्याहू जिसने नरसंहार किया था उसका अंत होगा। मंत्रालय ने अपनी पोस्ट में लिखा, जिस तरह नरसंहार करने वाले नाजियों को जवाबदेह ठहराया गया था, ठीक उसी तरह फलस्तीनियों को खत्म करने की कोशिश करने वालों को भी जवाबदेह ठहराया जाएगा। तो वहीं बता दें, तालिबान ने नहीं दिया भाव तो तिलमिलाया पाकिस्तान, आईएसआईएस का बन गया सबसे बड़ा सपोर्टर, अमेरिका भी उसके साथ। दोस्तों, इसी साल मार्च में रशिया की राजधानी मॉस्को में बड़ा आतंकी हमला हुआ था जिसमें 140 से ज्यादा लोग मारे गए थे। इस हमले की जिम्मेदारी इस्लामिक स्टेट की खुरासान शाखा यानी आईएस के ने ली थी। ये आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट की ही एक शाखा है जो अफगानिस्तान के क्षेत्र में रहकर काम करता है। ऐतिहासिक रूप से इस क्षेत्र को खुरासान के नाम से जाना जाता रहा है, इसीलिए आतंकी संगठन ने इस नाम को चुना था। अगस्त 2021 में अमेरिका की वापसी के बाद अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी हो गई, लेकिन इसके साथ ही इस इलाके में इस्लामिक स्टेट ने तेजी से सिर उठाया है। तालिबान का आरोप है कि पाकिस्तान और अमेरिका के साथ एक पड़ोसी देश आईएसके की मदद कर रहा है। जी हां, तालिबान की वापसी के बाद इस्लामिक स्टेट को अफगानिस्तान में भारी हार का सामना करना पड़ा। तालिबान समर्थक अल मिरसाद के अनुसार अफगानिस्तान में आईएसके को मजबूत करने के लिए अमेरिका ने अपने एक और साथी को शामिल करने का फैसला किया और ये साथी पाकिस्तान था, जो अपने बढ़ते कर्ज और अफगानिस्तान के साथ चल रहे विवादों के चलते अमेरिका का साथ देने को आगे आया। इसके साथ ही अमेरिका ने मध्य एशिया के तेज ताजिकिस्तान को प्रॉक्सी के रूप में इस्तेमाल किया। तो वहीं दोस्तों बता दें, पाकिस्तान में चीफ जस्टिस की हत्या की धमकी, सेना का करीबी मुस्लिम कट्टरपंथी मौलाना गिरफ्तार। जी हां, पाकिस्तान के मुख्य न्यायाधीश यानी सीजेपी काजी फैज ईसा के खिलाफ हिंसा भड़काने के आरोप में औकारा में छिपे तहरीके लबैक पाकिस्तान के उप अमीर पीर जहीरुल हसन शाह को गिरफ्तार कर लिया गया है। दरअसल जहीरुल हसन को पाकिस्तानी सेना का करीबी माना जाता है। मुबारक सानी मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान लाहौर प्रेस क्लब के बाहर एक विरोधी रैली के दौरान दिए गए भाषण में जहीरुल हसन शाह से चीफ जस्टिस की हत्या की धमकी दी थी। इसके बाद मौलाना जहीरुल के खिलाफ मामला दर्ज किया गया, लेकिन वो मौके से फरार हो गया। तो वहीं बता दें, जयशंकर जी ने दुनिया को सुनाई खरी खरी, भारत चीन सीमा विवाद में कोई तीसरा देश ना बने चौधरी। जी हां, भारत और चीन के रिश्तों में सीमा विवाद के बाद से जो कड़वाहट आई है वो अब तक बनी हुई है। वैश्विक मंचों से भी दोनों देशों के रिश्ते आई तलखी गाहे बगाहे दिख ही जाती है। इन सब के बीच टोक्यो में सोमवार को विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा है कि भारत चीन सीमा विवाद में किसी तीसरे पक्ष की आवश्यकता नहीं है, इस समस्या का समाधान हमें ही निकालना है। विदेश मंत्री जयशंकर जी ने भारत चीन सीमा विवाद में किसी तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप से इनकार करते हुए सोमवार को कहा कि दोनों पड़ोसी देशों के बीच मुद्दे का समाधान उन्हीं दोनों को निकालना है। जयशंकर ने टोक्यो में संवाददाता सम्मेलन में कई सवालों के जवाब में कहा कि भारत और चीन के बीच वास्तविक मुद्दे को सुलझाने के लिए हम अन्य देशों की ओर नहीं देख रहे हैं। दोस्तों, तो वहीं बता दें, पुतिन की अमेरिका को बड़ी चेतावनी, जर्मनी में हथियारों की तैनाती की तो फिर शुरू होगा शीत युद्ध जैसा तनाव। जी हां, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिका को चेतावनी दी है कि अगर उसने जर्मनी में लंबी दूरी की मिसाइलों को तैनात किया तो इसके जवाब में रशिया भी मध्यम दूरी की परमाणु मिसाइलों का उत्पादन फिर से शुरू कर देगा। साथ ही पुतिन ने कहा कि मिसाइलों के उत्पादन के साथ ही उनकी ऐसी जगहों पर तैनाती की जाएगी जहां से पश्चिमी देशों को निशाना बनाया जा सके। गौरतलब है कि इस महीने की शुरुआत में अमेरिका ने कहा था कि वो जर्मनी में साल 2026 से लंबी दूरी की मिसाइलों को तैनात करना शुरू कर देगा। अमेरिका ने कहा कि वो जर्मनी में SM-6 टॉम हॉग क्रूज मिसाइलें और हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइलें की तैनाती करेगा। अमेरिका का यह तैनाती नाटो सदस्यों के प्रति अपने समर्पण दिखाने और यूरोप की कथित सुरक्षा के नाम पर कर रहा है। अब रूस के नौसेना दिवस के मौके पर रशिया के राष्ट्रपति पुतिन ने अमेरिका को चेतावनी दी है। दोस्तों, तो वहीं बता दें, ईरान की बैंड बजाएंगे यूएई, इजराइल यमन के द्वीप पर बनाया सैन्य अड्डा, अब हुतियों की खैर नहीं। जी हां, इजराइल इन दिनों कई मोर्चों पर दुश्मनों का सामना कर रहा है। एक और वो 7 अक्टूबर 2023 से गाजा में हमास के खिलाफ युद्ध लड़ रहा है, तो वहीं उसे हमास के समर्थन में हिजबुल्लाह के घातक हमलों का सामना करना पड़ रहा है। बची खुशी कसर ईरान और उसका घनघोर समर्थक यमन के हुती विद्रोही पूरा कर रहे हैं। ऐसे में इजराइल अब यमन के हुती विद्रोहियों के खिलाफ एक बड़े अभियान को शुरू करने की तैयारी कर रहा है। इजराइल ने इसके लिए संयुक्त अरब अमीरात के साथ मिलकर एक द्वीप समूह पर मिलिट्री बेस भी तैयार कर लिया है। 2015 में हुती विद्रोह आंदोलन के खिलाफ यमन में अभियान की शुरुआत के बाद से संयुक्त अरब अमीरात ने सोकोट्रा द्वीप समूह पर नियंत्रण हासिल कर लिया था। यह द्वीप आधिकारिक रूप से यमन की संप्रभुता के अधीन है। दोस्तों, तो वहीं बता दें,
सद्दाम हुसैन का हश्र याद रखना। जी हाँ, तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ने धमकाया तो भड़क गया इजराइल। दोस्तों, गाजा में चल रहा नरसंहार खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। इजरायली सेना ने कुछ दिन पहले गाजा के हाई प्रोफाइल इलाकों में टैंक उतरकर धावा बोल दिया। मिसाइल और बम जारी रखने से सैकड़ों लोगों को मार डाला। इजरायली सेना का फलस्तीनियों पर जुल्म खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। तुर्की पहले ही गाजा पर हमले को लेकर इजराइल पर हमलावर रहा है। इस बीच तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ने इजराइल को सीधी धमकी दी है। उन्होंने कहा है कि जैसे अतीत में तुर्की ने लीबिया समेत कई देशों में घुसकर हमला किया, इजराइल में भी घुस सकते हैं। तुर्की की इस धमकी के तुरंत बाद इजराइल का भी जवाब सामने आया है। विदेश मंत्री कैट्ज ने सोशल मीडिया पर एर्दोगन और सद्दाम हुसैन की तस्वीर कोलाज में लगाते हुए नसीहत दी है कि पहले सद्दाम हुसैन और इसका खात्मा याद रखना। दरअसल गाजा पट्टी में इजराइल और हमास के बीच चल रहे युद्ध के बीच तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ने रविवार को कहा कि तुर्की इजराइल पर आक्रमण कर सकता है। उन्होंने कहा कि जैसे कि सीरिया और लीबिया में गृह युद्ध और अजरबैजान के नागोर्नो काराबाग में घुसा था, वैसे ही वो इजराइल जा सकता है। दोस्तों, यानी कि तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ने इजराइल को धमका दिया। तो वहीं बता दें, पाकिस्तान के बलूचिस्तान में विद्रोह जैसे हालात, सड़कों पर बलूच आंदोलनकारी, पाकिस्तानी सेना चला रही गोलियां। जी हां, पाकिस्तान के ग्वादर में रविवार को हुई बड़ी बलूच रैली के बाद पाकिस्तानी सेना ने बलूचों पर अत्याचार शुरू कर दिया है। बलूचिस्तान पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार सोमवार को ग्वादर में प्रदर्शन कर रहे बलूचों पर पाकिस्तानी सेना ने हमला किया। पाकिस्तानी सेना ने आंदोलनकारियों पर गोलियां चलाई हैं, जिसमें महिलाओं और बच्चों समेत कई लोगों के घायल होने की खबर है। ग्वादर आने वाले हर रास्ते को पाकिस्तानी सेना ने बंद कर दिया है। बलूचिस्तान पोस्ट ने तालार दर्रे का एक वीडियो जारी किया है, जहां हजारों वाहन एक सैन्य चौकी के पास फंसे हुए दिखाई दे रहे हैं। इन चेक पॉइंट पर हजारों लोग मौजूद हैं जो पीछे हटने को तैयार नहीं है। जी हाँ, इस बीच खबर आ रही है कि गद्दानी के पास VYC प्रदर्शनकारी और पाकिस्तानी सुरक्षा बलों के बीच झड़प हुई है। यानी कि ग्वादर युद्ध का मैदान बन चुका है, जहां हजारों लोग इकट्ठा हुए हैं। ऐसे में बलूचिस्तान में पाकिस्तान सरकार और बलूच आमने सामने दिखाई दे रहे हैं। तो वहीं बता दें, मादुरो जीते, विपक्ष ने नहीं मानी हार। वेनेजुएला के राष्ट्रपति चुनाव नतीजों पर उठ गए सवाल। दोस्तों, वेनेजुएला के राष्ट्रपति चुनाव में एक बड़ा मोड़ आ गया है। यहाँ रविवार को हुए मतदान चुनाव में निकोलस मादुरो को विजेता घोषित किया गया है। राष्ट्रपति चुनाव प्राधिकरण ने आधी रात के ठीक बाद कहा कि मादुरो ने 51% वोट के साथ तीसरा कार्यकाल जीता है। वहीं विपक्षी उम्मीदवार एडमुंडो गोंजालेज ने के खाते में 44% वोट गए हैं, लेकिन विपक्षी नेता नतीजों को मानने से इनकार कर रहे हैं। उनका दावा है कि एडमुंडो गोंजालेज ने यह चुनाव जीता है। इन परिणामों पर वॉशिंगटन और कई विदेशी सरकारों ने भी आधिकारिक परिणामों पर संदेह जताया है। विपक्ष का दावा है कि एडमुंडो ने 70% वोट हासिल किए हैं। इसके बाद से वेनेजुएला में हंगामा मचा हुआ है। परिणामों की घोषणा से पहले देश में कई जगहों पर अलग अलग घटनाएं हुई हैं। दोस्तों, ऐसे में आपकी क्या राय होगी तो बता दें। इतना ही नहीं, एलोन मस्क का भी वेनेजुएला राष्ट्रपति चुनाव को लेकर भड़कते दिखाई दिए हैं। कहा, तानाशाह मादुरो को शर्म आनी चाहिए। अमेरिका ने जताया नतीजों पर शक। दोस्तों, अरबपति बिजनेसमैन और एक्स के मालिक एलोन मस्क ने वेनेजुएला के चुनाव परिणामों को लेकर कई ट्वीट किए। एक ट्वीट में उन्होंने लिखा कि तानाशाह मादुरो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। वहीं एक ट्वीट में उन्होंने एक पोस्ट शेयर की जिसमें कथित तौर पर मादुरो के समर्थकों द्वारा पोलिंग स्टेशन से बैलेट बॉक्स चुराते हुए नजर आ रहे थे, और इसे शेयर करते हुए मस्क ने लिखा, ये तो गड़बड़ है बाबा। तो वहीं बता दें, उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर, लव जिहाद के साथ नाबालिग और SC/ST के धर्म परिवर्तन पर होगा आजीवन कारावास। सदन में पेश हुआ बिल। जी हाँ, लव जिहाद, SC/ST के धर्म परिवर्तन के बढ़ते मामलों पर अंकुश लगाने के लिए राज्य सरकार ने सख्त कदम उठाया है। सोमवार को विधानसभा में पेश किए गए उप विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक में धर्म परिवर्तन से जुड़े अपराधों में सजा की अवधि को बढ़ा दिया गया है। इसमें आजीवन कारावास और 5 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। साथ ही विदेशों से धर्म परिवर्तन के लिए होने वाली फंडिंग पर अंकुश लगाने के लिए भी सख्त प्रावधान किए गए हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में योगी सरकार के इस फैसले का क्या आप समर्थन करेंगे? हाँ या ना में जवाब जरूर दीजिएगा, कारण के साथ बताइएगा। तो वहीं बता दें, शहीद अग्निवीरों पर राहुल गांधी के दावे को रक्षा मंत्रालय ने बताया गलत। मुआवजे पर दी पूरी डिटेल। जी हाँ, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी अग्निवीर वाले दावे को रक्षा मंत्रालय के सूत्रों ने खारिज कर दिया है। ये कहा गया है कि मिलिट्री सर्विस के दौरान जान गंवाने वाले किसी भी अग्निवीर के परिवार को 1 करोड़ रुपए से अधिक की राशि दी जाती है। सूत्रों ने यह भी बताया कि इसमें बीमा और दूसरी मदें भी शामिल हैं। दरअसल राहुल गांधी ने कल लोकसभा में कहा कि रक्षा मंत्री ने कहा था कि शहीद अग्निवीर के परिवार को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया गया, मगर उनकी बात गलत थी। उन्होंने कहा उस परिवार को बीमा दिया गया था, मुआवजा नहीं। ये सच है, इसे कोई नकार नहीं सकता। रक्षा मंत्रालय के सूत्र ने बताया कि अगर मिलिट्री सर्विस के दौरान किसी अग्निवीर की मृत्यु हो जाती है तो उसके परिजनों को 1 करोड़ रुपए से अधिक की राशि मिलती है। इसमें 48 लाख रुपए का बीमा है जिस पर अग्निवीर से कोई भुगतान नहीं लिया जाता।
44 लाख रुपए की अनुग्रह राशि, सेवा निधि पैकेज लगभग 11,70,000 रुपए और सर्विस की शेष अवधि के लिए वेतन भी शामिल है। इसके अलावा अग्निवीरों को 50 लाख से 1 करोड़ रुपए तक बीमा कवर भी मिलता है, जिसे लेकर सरकार ने कई बैंकों के साथ समझौता किया है। उन्होंने कहा कि अग्निवीरों को किसी भी प्रीमियम का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं होती है। यानी कि दोस्तों रक्षा मंत्रालय ने राहुल गांधी के इन दावों को पूरे तरीके से गलत और यूजलेस बता दिया है। तो वहीं बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले देवेंद्र फडणवीस, महाराष्ट्र चुनावों में मिल सकता है फ्री हैंड। जी हां, दिल्ली में बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की 2 दिवसीय बैठक में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को केवल आमंत्रित ही नहीं किया गया, बल्कि वो उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के साथ पहली पंक्ति में बैठाया गया। बाद में फडणवीस ने परिवार के साथ पीएम से मुलाकात की। राजनीतिक हलकों में इस महत्वपूर्ण क्षण को काफी ज्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। चर्चा शुरू है कि 2 महीने बाद होने वाले विधानसभा चुनाव में पार्टी फडणवीस को फ्री हैंड दे सकती है। जी हाँ दोस्तों, तो वहीं आपको बता दें, ये थे भी की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। थोड़ी भी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कहिएगा। मिलता अगली बड़ी खबर में। आप सभी का बहुत बहुत